वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक रजिया सुल्तान के बारे में समझेंगे। इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन ये योग्य नहीं था, जिसके कारण इल्तुतमिश इसे अपना उत्तराधिकारी न बनाकर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए यहाँ पर दिया है इल्तुतमिश एवं खुंदाबंदे शाहजहां तुर्का या फिर शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका दूसरा पुत्र था। देखिए ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये इल्तुतमिश और जो यहाँ पे शाह तुर्कान है इसकी माता का नाम है। शाह तुर्कान का नाम खुंदाबंदे जहां शाह तुर्का के नाम से भी जानी जाती थी। इसका दूसरा पुत्र था। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पुत्र क्यों, यहाँ पे बताया गया इल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था, परंतु 1229 ईस्वी में असमय उसका निधन हो गया। जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था जो सबसे योग्य था उसका निधन हो जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया। रजिया को इसलिए बनाया क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज योग्य नहीं था, परंतु प्रांतीय सूबेदार एवं शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती तो प्रांतीय सूबेदार जो होते हैं और उसकी पत्नी शाह तुर्कान, ये लोग षड्यंत्र करते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं। उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो ये भी याद रखना है कि जो शाह तुर्कान है ये दासी थी जिसने दिल्ली सल्तनत को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। मिनहाज के अनुसार फिरोज शाह को नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टके लुटाने की आदत थी। मतलब ये ऐसा बताता है, मिनहाज बताता है कि ये नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टके मतलब टका और जीतल आपने पीछे पढ़ा था। एक चांदी का सिक्का होता था और एक तांबे का सिक्का होता था, तो ये टके लुटाया करता था। कुल मिला जुला कर ये अयोग्य शासक था। इसके बाद क्या होते हैं, फिर ऐसा जिक्र मिलता है कि रजिया सुल्तान नमाज के समय लाल वस्त्र में जाती है और अमीरों से गुजारिश करती है कि उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी बनाया और उसे शासिका बनाया जाए, और उसके बाद रजिया सुल्तान शासिका बनती है। रजिया सुल्तान का शासन होता है 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान के बारे में एक तथ्य आपको याद रखना चाहिए कि रजिया सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका होती है। ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन है, तो फिर ये रजिया सुल्तान है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इसके जन्म के बारे में बताया 1205 ईस्वी में बदायूं में इसका जन्म होता है। इसकी उपाधि है उद्मत उल निश्वा। इसका पूरा नाम है जलालात उद्दीन रजिया। संस्कृत शिलालेखों में इसे जलालुद्दीन कहा गया। तो देखिए जलालात उद्दीन रजिया इसका पूरा नाम है, और जो संस्कृत के शिलालेख है उसमें इसे जलालुद्दीन के नाम से पुकारा गया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम शासिका थी। देखिए पहली और आखिरी का मतलब क्या है कि एकमात्र इकलौती ऐसी महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करती है। इसके माता का नाम तुर्कमान खातून था या फिर इसी को कुतुब बेगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सिक्कों की बात किया गया कि रजिया ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे। सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंत अल सुल्तान के रूप में सिक्के ढाले गए। तो सिक्कों पर इसे सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंत अल सुल्तान कहा गया। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए। रजिया ने ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर नियुक्त किया। तो रजिया का वजीर कौन था, निजामुल मुल्क, ये याद रखिएगा। और मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुक खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान नियुक्त किया, लेकिन शीघ्र ही क्या होती है इसकी मृत्यु हो जाती। देखिए कुतलुक खां ये सेना प्रधान था, इसको नियुक्त किया लेकिन मृत्यु हो गई। तो इसके बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर और मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर की सूबेदारी दी। जब जो कुतलुक खां इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये नायब लश्कर और जो एयाज है ये मतलब यहाँ पे सूबेदारी इसको मिलती है। लेकिन जो हसन गोरी है इसे नायब लश्कर बनाया जाता है, और जो एयाज है कबीर खां एयाज इसे लाहौर की सूबेदारी दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए दिया है नायब लश्कर। हबीबुल्लाह महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया है। तो नायब लश्कर का पद किसने शुरू किया, रजिया ने शुरू किया, ये जरूर याद रखिएगा। कबा और कुल्ला, देखिए कबा और कुल्ला क्या होता है, ये टोपी और कोट से मतलब है। तो रजिया ने महिला वस्त्र त्याग दिया और पुरुषों की तरह, देखिए कबा मतलब कुर्ता और कुल्ला का मतलब पगड़ी, ये धारण करके सिंहासन पर बैठती थी। अक्टूबर 1234 में कैथल में डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। देखिए होता क्या है कि
एक इसका अल्तोनिया नाम का एक सूबेदार होता है जो विद्रोह कर देता है। अब इसके विद्रोह को दबाने के लिए ये क्या करती है, दिल्ली को छोड़कर जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ जाती है और दिल्ली पर अब बहराम शाह शायद अगर मैं सही हूँ तो वो हथिया लेता है मतलब सत्ता को, और फिर बाद में क्या करता है, अल्तोनिया और रजिया की हत्या करवा देता है। देखिए यहाँ पर आगे तथ्य दिया भी गया, देखिए स्पष्ट बताया गया कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों एवं सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। देखिए पहली महिला थी जिसने इस्लाम के नियमों का उल्लंघन किया, कुबा कुलत धारण करके दरबार में आती थी और इसने सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया कि पूरी तरीके से जो सत्ता हो वो सिर्फ और सिर्फ शासक के हाथ में हो, न कि सरदार और सूबेदार के हाथों में हो। ऐसा कि इल्तुतमिश भी चाहता था, इसी को इसने आगे बढ़ाया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर, देखिए यहाँ पे भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तोनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो भटिंडा के जो गवर्नर है इसने ही विद्रोह किया था और इसमें मूल रूप से तुर्कों का हाथ होता है। इसके बाद कुछ और भी शासक आते हैं जो उतने खास नहीं, तो इसलिए उनके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है ये बलबन है। बलबन का शासन होता है 1266 से लेकर 1287 तक। तो बलबन के बारे में कुछ तथ्य आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट बनता है। इसका मूल नाम है बहाउद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। उपनाम है बलबन खुर्द जिसका अर्थ है कनिष्ठ बलबन। पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, मूल नाम, उपनाम और पूरा नाम। उपाधि की बात करेंगे तो ये गयासुद्दीन की उपाधि जब सुल्तान बना तब इसने उपाधि धारण की थी। उलुग खां या फिर महा खां, नियाबत खुदाई, जिले इलाही, ये सब इसकी उपाधियाँ। इसकी जाति है इल्बरी तुर्क। संस्थापक ये बलबनी वंश या फिर द्वितीय इल्बरी वंश, इस वंश का अंतिम शासक कैकुवाद होता है, मतलब इसने द्वितीय इल्बरी वंश की स्थापना की। दीवान अर्ज, देखिए बलबन ही पहले सैन्य विभाग का गठन किया जिसे दीवान अर्ज कहा जाता है। देखिए जो सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग दीवान अर्ज कहते हैं, इसका गठन बलबन ने किया था। दीवान अर्ज का पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, जो कि पहले रावत ए अर्ज हुआ करता था। तो दीवान अर्ज का पहला प्रमुख कौन बना, इमादुल मुल्क रावत। आगे यहाँ पर दिया सिख। बलबन ने सबसे पहले 1779 ईस्वी में जिलों के रूप में सिख का विकास किया। इसका प्रमुख सिखदार होता था। सिख वास्तविक तौर पर जिला होता था जिसका विकास बलबन ने किया था। आगे है बरीद। बलबन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था। बलबन ने प्रत्येक एकता का मतलब होता है सूबा, तथा जनसाधारण के बीच बरीद मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की थी। इसने एक अलग विभाग दीवान बरीद की स्थापना किया था जो कि गुप्तचर विभाग हुआ करती थी। साहिबे दीवान, बलबन ने एकताओं में ख्वाजा या फिर साहिबे दीवान, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति करवाई थी। जागीरदारी व्यवस्था, देखिए सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जागीरें दी जाती थी, वे उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों के पास बनी रहती थी। मतलब जो सैनिक होते थे उन्हें जागीर दिया करता था। खलीफा, बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेता था। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और उसको दारुल अमान में दफन किया गया। तो अब यहाँ पे बलबन के द्वारा या फिर उसके पहले के जो प्रमुख शासक हैं उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य दिए गए जिन्हें हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, और अगली क्लास में हम लोग गुलाम वंश को पूरी तरीके से डन करेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे पहले जरूरी सूचना ये साथियों कि अगर आप RO, UPPCS, UPSI, SSC या फिर BPO जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।